माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड 12th में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग 12वीं क्लास यानी कि 12th क्लास के हिंदी का पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है बातचीत। और बातचीत करना सबको पसंद आता है। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग 2 लोग मिल जाएं, 3 लोग मिल जाएं, आराम से बातचीत करते रहें। आप लोग जब पढ़ाई के लिए घर से निकलते होंगे तो आराम से कहीं पर चौक चौराहे पर बैठ करके 2-3 दोस्त आराम से बातचीत करते होंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में ना उसी बातचीत के बारे में बताया गया है जिस बातचीत को हम लोग डेली करते हैं, कि किस तरीके से बातचीत किया जाता है, बातचीत करने का सही तरीका क्या है, क्या 2 लोगों के बीच में सही से बातचीत हो सकता है या फिर 3 लोगों के बीच में, क्या 4 लोगों के बीच में बातचीत हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, क्या बूढ़ा बूढ़ी जब बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ बूढ़ी बूढ़ी अगर बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, 2 बुजुर्ग अगर एक साथ मिल जाते हैं तो कैसा बातचीत करते हैं, 2 नौजवान युवक अगर एक साथ मिल जाते हैं तो कैसा बातचीत करते हैं। तो कुल मिलाकर के ना यहाँ पर सब तरह के बातचीत करने के बारे में आपको बताया जाएगा। तो किस तरीके से बातचीत किया जाए जो कि सबसे बढ़िया हो। समझ गए ना, अंग्रेजी में कन्वर्सेशन कहते हैं। और इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि सबसे बढ़िया जो बातचीत करने का तरीका है ना, वह यूरोप वालों के पास है। जो सबसे बढ़िया बातचीत करने का तरीका है वह यूरोपीय लोगों के पास है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से तैयार हो जाइए। और पिछले क्लास में हम आपको लेखक परिचय पूरा बता दिए थे, पूरा हम आपको लेखक परिचय बता दिए थे। तो चलिए पहले तो कुछ क्वेश्चन हो जाए ताकि आप लोगों को कितना समझ में आया, पिछला क्लास वाला कितना याद है, यह अच्छे से पता चले। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोग बता दीजिए कि इस चैप्टर के जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, उनके माता जी का नाम बताइए। माता जी का नाम बता दीजिए जल्दी जल्दी से, माता जी का नाम फटाफट से बता दीजिए। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बताइए। वाह क्या बात है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पिताजी का नाम बता दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पिताजी का नाम बताइए, पिताजी का नाम बता दीजिए। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको पता होगा कि माता जी का नाम क्या था, पार्वती देवी। वाह बिल्कुल सही जवाब है। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर माता जी का नाम था पार्वती देवी, माता जी का नाम था पार्वती देवी। और पिताजी का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। उसके अलावा पिताजी जो थे यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट जो थे, यह क्या थे, पेशे से एक व्यापारी थे, यानी कि व्यापार करते थे। समझ गए, व्यापार करते थे। अच्छा, अब इसके साथ साथ यह भी बता दीजिए, शिक्षा के प्रति रुचि बालकृष्ण भट्ट के मन में किसने जगाई। शिक्षा के प्रति रुचि बालकृष्ण भट्ट के मन में किसने जगाई, उनकी माता पार्वती देवी ने जगाई थी। क्या सही है ना, सही है। चलिए, इसके अलावा कुछ आपको हम चैप्टर के नाम भी बताए थे, अगर शायद आपको याद हो तो। हाँ, जन्म के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 23 जून 1844 को हुआ था। यह भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ उनके द्वारा लिखा गया रचना है, इस रचना के बारे में भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि उनका रचना कौन कौन सा है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह सब परीक्षा में पूछा जाता है। समझ गए ना, परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सब। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में ही सब कुछ देख लिए थे, यहां तक पूरा खत्म कर लिए थे। साथ ही साथ हम यह भी देखे थे कि बालकृष्ण भट्ट का अभी तक लगभग 1000 से ज्यादा निबंध जो है वह आ चुका है, जिसमें से 100 जो है वह बहुत ही ज्यादा विख्यात है, 100 जो है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह सब कुछ हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं बातचीत चैप्टर, पूरा कहानी, पूरा जो स्टोरी है, पूरा जो निबंध है, उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम चाहें तो सिर्फ सारांश बता करके भी निकल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को ना एकदम बारीकी से सब कुछ बताया जाए। अगर आप 2 साल तक हिंदी पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि 1 नंबर भी आपका हिंदी में कटेगा। 2 साल भी अगर हिंदी पढ़ेंगे ना तो 1 नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ये बात आप मान करके चलिए। तो इसलिए आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक चीज को हम एकदम कंसेप्ट के साथ बताएंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए
और जो बच्चे अभी तक इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए ना? चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 12th क्लास में भी हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा सके। इसके अलावा यदि आप लोग प्यारे बच्चों 11th क्लास का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, तो फिर टारगेट बोर्ड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। समझ गए ना? टारगेट बोर्ड ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां पर क्लास चल रहा है। समझ गए? टारगेट बोर्ड ऐप पर जाइएगा, 11th क्लास का जो बैच है उसे परचेज करिए और आराम से आप लोग क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं, एक बार शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके सारे दोस्त भी यहां पर जुड़ जाएं। हाँ, फटाफट से आप लोग शेयर भी कर दीजिए, सारे बच्चे शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ, सारे बच्चे फटाफट से शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में ही। पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहीं पर पीडीएफ मिलेगा। ठीक है? हाँ जी, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन पर ही जाना होगा, पीडीएफ वहीं पर हम डाल देंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा पीडीएफ डला जाएगा। ठीक है? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां से प्यारे बच्चों आप लोगों का यह कहानी शुरू होता है, और एकदम बारीकी से समझिएगा, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में पूरा चैप्टर को खत्म किया जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम लेना, ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा टाइम लेने से चीजें बहुत, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसा आ गया कि समझाते समझाते लंबा समय निकल जाता है। समझ गए? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। अब देखिए, हमारे पास भगवान के द्वारा दिया गया बहुत अनमूल्य अनमूल्य चीजें हैं, जैसे आंख हो गया। अभी एक छोटा सा कैमरा अगर खरीदने के लिए जाए तो हजारों खर्च हो जाता है, अगर बढ़िया कैमरा लीजिएगा लाखों खर्च हो जाएगा। लेकिन भगवान दो दो कैमरा एकदम फ्री में दे रखे हैं। अब फ्री हम भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका कीमत लाखों में है, लाखों क्या करोड़ों में कह सकते हैं, कीमत ही नहीं हम लगा सकते हैं, इतना कीमत है। तो हमारे पास भगवान का दिया गया सब कुछ है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसी में से एक और चीज भगवान ने जो हमें एकदम कह सकते हैं कि बहुमूल्य चीज प्रदान किया, वह है वाक शक्ति। यह जो वाक शक्ति देख रहे हैं ना, वाक शक्ति मतलब क्या होता है? बोलने की जो शक्ति है। सोच करके देखिए, अगर बोलने का यंत्र हम लोगों के पास नहीं रहता, अगर वाक शक्ति हम लोगों के पास ना होता, अगर बोलने का जो कला है वह अगर हम लोग के पास नहीं होता, तो जिंदगी कैसा रहता? एक गूंगे आदमी को देखे होंगे, कितना परेशानी में बेचारा जीता है। अगर किसी भी चीज को उसे बोलना रहे ना, तो उसे इशारा करना पड़ता है, कभी कभी सामने वाला इशारा समझ नहीं पाता है। तो अगर किसी के पास वाक शक्ति नहीं है, तो उसे कष्ट बहुत ज्यादा होता है, यह बात तो आपको पता है, बहुत ज्यादा उसे कष्ट होता है। तो भगवान के द्वारा दिया गया अनेक शक्ति है जो बहुमूल्य है, उसी में से एक वाक शक्ति भी है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यहां पर जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, देखिए निबंधकार इसलिए बार बार बोल रहे हैं ना, क्योंकि यह चैप्टर कोई कहानी नहीं है कि हम कहानीकार बोलेंगे, निबंध है, इसलिए हम निबंधकार बोल रहे हैं। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति के पास वाक शक्ति नहीं होता, बोलने का जो शक्ति है अगर वह नहीं होता, तो समझिए कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। पूरा एकदम संसार गूंगा होता, बोलने का कला ही नहीं रहता तो संसार गूंगा होता ना, संसार गूंगा होता तो समझिए कि संसार का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह पाते और न सुन सकते थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर हमारे पास बोलने का शक्ति नहीं होता, वाक शक्ति अगर नहीं होता, तो लुंज पुंज जैसा हम लोग कहीं पर बैठे रहते। अब किसी से कुछ न बोलना है न चालना है, तो क्या करते? लुंज पुंज के जैसा हम लोग बैठे रहते क्या?
लुंज पुंज के जैसा कहीं पर हम लोग अटके रहते, किसी कोने में आराम से बैठे रहते, बाकी इंद्रियां काम कर रही है, आंख काम कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, नाक काम कर रहा है, कान काम कर रहा है, लेकिन लेकिन क्या हो जाता, कुछ सुख दुख का अनुभव हम लोग साझा नहीं करते, हमारे पास क्या दुख है हम किसी को नहीं बताते। पेट में दर्द हो गया तो सिर्फ पेट पकड़ के ऐसे ऐसे करते करे भाई पेट में दर्द हो गया है, समझ गए ना। हम किसी को बता भी नहीं सकते थे कि हाँ भाई पेट में दर्द है, अभी तो बताते हैं ना कि यहाँ पर दर्द है, कस के दर्द दे रहा है, धीरे से दर्द दे रहा है, सब कुछ बोलते हैं। तो अगर वाक शक्ति नहीं होता तो क्या करते लोग, लुंज पुंज जैसा कहीं पर बैठे रहते किसी कोने में, सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पाते, समझ गए ना, सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पाते, और साथ ही आपस में एक दूसरे से ना कुछ कह पाते और ना सुन सकते थे, ना कुछ कहते और ना सुनते। अब कहिएगा कि सर कान तो रहता ना सुनने के लिए, कान तो रहता लेकिन सामने वाले के पास आवाज तो नहीं रहता था, सुन क्या सकते थे, समझ गए। तो इसलिए वाक शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, बोलने की जो शक्ति हमें भगवान ने प्रदान किया है वह शक्ति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यह चीज कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्ता और बातचीत दोनों है। अब कोई व्यक्ति होता है कि स्पीच देता है, समझ गए ना, कोई कोई व्यक्ति क्या होता है, स्पीच देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे देवियों एवं सज्जनों, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों, एकदम जबरदस्त तरीके से लोग स्पीच देते हैं ना। वो स्पीच कैसे देते हैं, वाक शक्ति के कारण देते हैं। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो लोग स्पीच नहीं दे पाते, क्या, अगर वाक शक्ति नहीं होता तो लोग स्पीच नहीं दे पाते, भाषण नहीं दे पाते। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। यहां पर लेखक कहते हैं कि स्पीच से ज्यादा बढ़िया ढंग जो है ना वो बातचीत करने का है, समझ गए ना। स्पीच तो आए बोल दिए चले गए, लेकिन बातचीत करने का जो ढंग है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या है, निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत जब हम लोग दो आपस में करते हैं ना तो वहां पर कोई नखरा वखरा नहीं चलता है, आराम से बातचीत करते हैं। अब स्पीच में क्या होता है, नखरा करते हैं। देखते हैं नेताजी जब स्पीच देते हैं कितना कहते हैं, हम ये वाला रोड इस साल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ पर हवाई अड्डा दे देंगे, एकदम ये कर देंगे, आप लोग को एकदम पेंशन बनवा देंगे, जिंदगी भर के लिए सोचना नहीं है। वहां पर कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं ना तो वहां पर क्या होता है, बातचीत करते हैं तो क्या होता है, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का कोई मौका नहीं होता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन करके पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्या हवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक शाहवान हाँ क्या कहां पढ़ रहे थे, घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सारी स्तुति करते। देखिए वही चीज यहां पर लिखा गया है कि जिस तरीके से हम लोग जब स्पीच देते हैं तो लिखते हैं ना, हाँ हम लोग बोलते हैं ना कि क्या हम लोग क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए यहां पर लिखा गया है ना लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोग जब स्पीच देते हैं तो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या कभी बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, नहीं ना, कभी भी बातचीत करते समय हम नहीं बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इसी चीज को बोला जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। स्पीच में क्या होता है, अगर कोई चुटीला बात बोल दिया तो समझिए कि ताली से पूरा रूम एकदम गूंज उठता था। अब देखते होंगे कि लालू प्रसाद यादव का जब भाषण लोग सुनते थे ना तो खूब ताली बजाते थे, ठहाका लगाते थे, हंसी लगाते थे, समझ गए। तो यहीं पर बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अगर कोई स्पीच देते देते चुटीला अंदाज में कुछ बोल दे, मतलब मजाकिया अंदाज में कुछ बोल दे, तो ताली से पूरा रूम एकदम गूंज उठता था। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य ही उत्पन्न हो, समझ गए। यानी कि जो बोलने वाला होता है ना उसे अपने बातचीत में कुछ ऐसा बात लाना पड़ता है जिससे कि मनोरंजन हो जाए। जैसे हम ही पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ एक्स्ट्रा बातचीत करते हैं, समझ गए ना, ताकि आप लोग को थोड़ा मनोरंजन हो जाए, समझ गए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। अगर हम लगातार सीरियस होकर के पढ़ाते चले जाए तो फिर मनोरंजन तो दूर जाए, आप लोग को पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा क्या। तो इसलिए वो सब होना जरूरी है। अब देखिए क्या कह रहा है, वही हमारी साधारण बातचीत, ध्यान से समझिएगा, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। यानी कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, जब दो लोग, जैसे हम खड़ा हैं और कोई और हमारे सामने है,
तो जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वहां पर करतल ध्वनि कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, मतलब कोई ऐसा चुटीला अंदाज नहीं होता है, वहां कोई ताली बजाने वाला नहीं होता है। तो इन सब चीजों पर आप लोगों को फोकस करना है, समझ गए ना। वहां पर क्या होता है, कोई करतल ध्वनि बजाने वाला नहीं है, ना तो कोई वहां पर कहे उड़ाने वाला, ना तो कोई यहाँ पर मजाक उड़ाने वाला है, ना करतल ध्वनि बजाने वाला है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है बातचीत में। बातचीत में लोग सीरियस होकर के बातचीत करते हैं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, क्या होता है कि दो आदमी है और वह एकदम प्रेम पूर्वक बातचीत करता है, वहां पर कोई भाषण वासन नहीं होता है। अगर दो आदमी बातचीत कर रहा है, अगर कोई ज्यादा बोल रहा है ना तो तुरंत बोल देता है, अरे तुम ज्यादा भाषण मत दो, शांत रहो, बोलता है ना। तो उसी तरीके से बातचीत एकदम प्रेम पूर्वक होता है। कोई चुटीली बात आ गई तो थोड़ा बहुत हंस पड़ते हैं। अगर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते थोड़ा बहुत अगर कोई चुटीला बात आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, हंस पड़ते हैं हम लोग। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। अब देखिए, अगर कोई बातचीत कर रहा है तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर बातचीत करते करते हंसी भी आ जाए ना, तो हंसी ऐसा होता है कि बस थोड़ा सा उठता है, दांत हल्का सा दिखाई पड़ता है और फिर बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि दो आदमी बातचीत कर रहे हैं तो खूब एकदम ठहाका लगा लगा करके बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। देखिए, स्पीच का क्या उद्देश्य होता है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई नेता भाषण देता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो हमारा भाषण सुन रहा है उसके अंदर एकदम जोश आ जाए, जुनून आ जाए, एकदम वोटवा हमरे दे दे, होता है ना, वोट एकदम हम ही को जाकर के एकदम ईवीएम पर बटन दबा दे। तो इसलिए जो भाषण देने वाला आदमी होता है ना, वो एकदम जोशीले अंदाज में भाषण देता है, समझ गए। लेकिन बातचीत तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो भाषण देता है वह जोश और उत्साह पैदा कर देता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग है। घरेलू बातचीत जो होता है ना, वह एक ढंग है सिर्फ मन रमाने का, यानी कि अगर अकेले बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है तो किसी को बुला लिए। अब गांव में देखते हैं, गांव में देखिएगा, दादी माँ अगर होंगी या फिर कोई भी लेडीज, सब काम धाम घर का खत्म हो गया, घर में अब कोई काम नहीं है, तो अगल वाली बगल वाली को क्या करेगी, आवाज लगा देगी, समझ गए ना, अगल बगल वाली को आवाज लगा देगी, समझ गए। ए फलानमा के मम्मी जरा आवा ना, कुछ बैठ के बतिया लेवल जाए, होता है ना। तो बैठ करके अब घंटों बात कर रहे हैं भाई, लगे हुए हैं एकदम, समझ गए। समझ गए। तो वहां पर क्या होता है, लोग बातचीत करने के लिए, लोग मन रमाने का बस एक ढंग है। बातचीत क्या है, मन रमाने का एक ढंग है। उसमें स्पीच की ओर संजीदगी बेकतर को धक्के खाती फिरती है। उसमें स्पीच की ओर संजीदगी बेकद्दर को धक्के खाती फिरती है। यानी कि बातचीत में और स्पीच में बहुत ज्यादा का फर्क होता है, समझ गए ना। बातचीत का तुलना हम लोग स्पीच से नहीं कर सकते हैं। बातचीत का तुलना हम लोग कभी भी स्पीच से नहीं कर सकते हैं। स्पीच में बातचीत नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात चलाते हैं कि मन की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बातचीत होता है? नहीं। अकेले भला कोई बातचीत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो मन की बात कर रहे हैं। मन की बात कुछ नहीं होता है, वहां पर वो स्पीच दे रहे होते हैं। एक तरीके से क्या है, अकेले अकेले बोल रहे हैं, पूरा जनता रेडियो टेलीविजन पर सुन रहा है, तो वो चीज क्या है, स्पीच ही हुआ ना। तो वो चीज स्पीच होता है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। अब यहां पर बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि व्यक्ति को जिंदगी में खाने पीने चलने फिरने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर कोई खाएगा नहीं तो नहीं बचेगा, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जिंदगी में खाने पीने चलने फिरने की जरूरत है, उसी तरीके से जिंदगी में बातचीत करने की भी बहुत जरूरत है। एक बातचीत से ही पता चल पाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का ढंग कैसा है, व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है। अगर कोई बातचीत नहीं करेगा, कभी कुछ पता चल पाएगा? कभी कुछ पता चल पाएगा? कभी नहीं पता चल पाएगा। तो सब कुछ बातचीत करने से पता चलता है, समझ गए। सब कुछ बातचीत करने से ही पता चलता है। तो कुल मिलाकर के बातचीत भी उतना ही जरूरी है जितना कि खाना पीना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बातचीत करना शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बातचीत करना जरूरी नहीं है, उसको चैटिंग बोलते हैं, उसको बातचीत करना नहीं बोलते हैं, समझ गए, उसको चैटिंग बोलते हैं।
चलिए यहां तक सारे बच्चे समझ गए। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के मन में कोई मवाद जमा है, जैसे देखते हैं ना कोई कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई वाह 3 दिन से ना मन के अंदर बात दबा के रख लेते एकदम, तू आ गया तुम्हारे सामने बात बोल दिए, अब हम एकदम फ्री हो गए, मन एकदम हल्का सा लग रहा है। यानी कि कोई बात को अगर आप 3 दिन 4 दिन 10 दिन से मन में दबा करके रखे हुए हैं और अगर उस चीज को अपने किसी दोस्त के सामने, अपने किसी रिश्तेदार के सामने या फिर किसी के भी सामने अगर बातचीत के जरिए बाहर निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि मन का गंदगी एकदम साफ हो गया है, मन एकदम हल्का हो गया है, ऐसा लगता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, बातचीत के जरिए जो भाप होता है ना, जो भाप होता है भाप बनकर के बाहर निकल जाता है। जो मवाद, देखिए कह रहा है कि बातचीत के जरिए जो मवाद या धुआं जमा रहता है ना यहाँ मन में, वह भाप बनकर के बाहर निकल जाता है। बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए आप लोग। अगर आपके मन में कोई बात है, अगर किसी के सामने बोल दें, खोल दें, तो बताइए आप लोग एकदम सही सही कि आपका मन हल्का होता है कि नहीं होता है? मन हल्का हो जाता है। वही बात यहां पर बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। यानी कि अगर किसी के सामने हम कोई बात बोल देना तो फिर चित्त, चित्त मतलब मन होता है, चित्त एकदम हल्का हो जाता है। आप लोग 10th क्लास में चित्त चोर पढ़े होंगे, मन पावन चित्त चोर पलके ओट नहीं करी सको, कृष्ण भगवान का यह जो चैप्टर था, मन पावन चित्त चोर पलके ओट नहीं कर सको, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को चित्त चोर कहा गया था। यानी चित्त मतलब मन और चोर मतलब चुराने वाला, जो मन को चुराने वाला हो उसे चित्त चोर कहते हैं। और यहां पर बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि चित्त हल्का हो जाता है, बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है, चित्त हल्का हो जाता है और स्वच्छ भी हो जाता है, परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यहां पर कह रहे हैं कि बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, समझ गए ना। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ करके बैठ जाते हैं। हम अपने गांव में देखते थे ना कि दो लोगों का घर अगर बगल में हो, अब घर के छत पर महिलाएं चढ़ गई, इस घर के छत पर एक महिला, इस घर के छत पर एक महिला, चूंकि दोनों का घर सटा हुआ है, अब दोनों जैसे ही धूप खत्म हुआ, अब शाम से बैठ करके दोनों एकदम चोंच में चोंच लड़ा रही है, मतलब बात कर रही है। अब बात तब तक होगा जब तक कि घर वाले डांट करके नीचे न बुला लें। अरे भाई कितना बातचीत करोगी, बाहर आ जाओ, नीचे आओ, ये काम है वो काम है, तुम दोपहर से ही बातचीत करने में लगी हुई हो। होता है ना। तो अगर किसी को बातचीत करने की लत लग जाए तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी को फोनमा पर बात करे के लत लग जाता है, समझ रहे हैं ना, किसी को फोन पर बात करने का लत लग जाता है, अब वो लत को छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल होता है। कोई कोई मोबाइल छुपा छुपा करके बातचीत करता है, उस लत को भी छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि बातचीत करने का जो लत है उसको छुड़ाना बड़ा महंगा होता है, जल्दी छूटता ही नहीं है, समझ गए। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जिनको बातचीत करने का आदत लग जाए, जिनको बातचीत करने का लत लग जाए, वो अपना काम हर्जा कर देते हैं, बड़ा से बड़ा काम को हर्ज कर देंगे, हर्जा कर देंगे, नहीं काम करेंगे भाई, लेकिन बातचीत का मजा जरूर लेंगे, समझ गए ना, बातचीत तो जरूर करेंगे, समझ गए, होता है ना। चलिए, रॉबिन्सन रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य सुख देखने भी नहीं मिला था। एक व्यक्ति का नाम यहां पर बालकृष्ण भट्ट लिए हैं, जिनका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। अब कह रहे हैं कि उनके बारे में किस्सा तो पढ़े होंगे, हम तो नहीं पढ़े हैं, शायद आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर है तो भाई चर्चा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का किस्सा तो बहुत सारे लोगों ने पढ़े होंगे, जिसे 16 वर्ष तक तो मनुष्य सुख भोगने ही नहीं दिया गया था। यानी कि 16 वर्ष तक एकदम बंद कमरे में रखा गया था, दुनिया के सुख से दूर रहो, भोग विलास से दूर रहो, समझ गए ना। तो रॉबिन्सन क्रूसो थे, उनको 16 वर्ष तक ना मनुष्य सुख देखने के लिए भी नहीं मिला था।
कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह करके 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। यानी कि कह रहे हैं कि यह जो रॉबिन्सन है ना, यह 16 वर्ष की अवस्था तक कुत्ता बिल्ली के बीच में रहा था, तो उसे तो भाई जानवरों की भाषा समझ में आती थी। अगर कोई व्यक्ति बचपन से लेकर के 16 वर्ष तक जानवरों के बीच में रहे, आदमी से कभी दर्शन ही ना हो, तो सोच करके देखिए ना कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। और वह व्यक्ति पहली बार 16 वर्ष की अवस्था में जंगली भाषा में ही एक बात बोला था, और उस समय जब वह बात बोला तो ऐसा लगा कि मानो उसको एक नया जिंदगी मिल गया हो। समझिए कि बातचीत का कितना बड़ा महत्व है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने वाली ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अब देखिए भाई, आप लोग वाला बात, आप लोग के लिए मजेदार बात, आप लोग तो इस बात पर मजा लेंगे, हम जान रहे हैं, खूब मजा लेंगे। बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि जिन व्यक्ति को सिर्फ पत्र के माध्यम से बातचीत हुआ हो, जैसे देखते हैं पहले के लोग क्या करते थे, टेलीफोन नहीं होता था तो लव लेटर लिखते थे, समझ गए ना, अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, और उस पत्र का नाम पड़ता था लव लेटर। अब सोच करके देखिए, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से सिर्फ लव लेटर के जरिए बातचीत किया हो, सिर्फ लिख लिख करके बातचीत किया हो, तो उस व्यक्ति को कितनी अधिक लालसा होगी कि कभी सामने से बातचीत करने का मौका मिल जाता, कभी सामने से बातचीत करने का मौका मिल जाता, कभी सामने से खड़ा होकर के बातचीत करते, बैठ करके बातचीत करते। तो यहां पर बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने वाली ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, यानी कि जिनसे केवल अभी तक पत्र के माध्यम से ही बातचीत हुआ है, लेटर के माध्यम से बातचीत हुआ है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, मतलब सामना सामनी बात नहीं हुआ है, तो उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है, कितनी लालसा रहती है। आप लोग को तो एक्सपीरियंस होगा ना। वाह 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 वाह, आई एम वेरी हैप्पी सर। वाह, हैप्पी तो होंगे ना, हैप्पी तो होंगे, आप लोग का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ठीक है, अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक न तो उसका गुण के बारे में पता चलेगा, न तो उसका दोष के बारे में पता चलेगा, कितना पढ़ा लिखा है यह भी नहीं पता चलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो बातचीत करने के ढंग से आपको पता चल जाता होगा कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है। पता चलता है कि नहीं चलता है? बातचीत करने के ढंग से ही सिर्फ पता चल जाता है कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, अच्छा है कि खराब है। तो बातचीत करने से बहुत कुछ क्लियर होता है। तो यही कह रहे हैं ना कि बातचीत, मनुष्य जब बोलता नहीं तब उसका गुण दोष भी प्रकट नहीं होता, जब बोलबे नहीं करता तो उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं, प्रकट होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन एक व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि मनुष्य का साक्षात्कार उसके बोलने से ही होता है। मनुष्य कैसा है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक पता चलेगा नहीं, समझ गए ना। तो मनुष्य का जो साक्षात्कार होता है ना, वह बोलने से ही होता है और बहुत ही उचित जान पड़ता है, जो कि बहुत उचित है। जब तक व्यक्ति से बातचीत नहीं करेंगे पता नहीं चल पाएगा कि व्यक्ति कैसा है। तो यह चीज जरूरी भी है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर के वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि बातचीत 2 लोगों से शुरू होती है और वहां तक चलती है जहां तक एक मीटिंग लग जाए। एक मीटिंग में भी बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन बातचीत करते हैं, 2 लोग भी रहते हैं लेकिन बातचीत करते हैं। तो इसलिए बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि बातचीत की जो सीमा है वह 2 से लेकर तो शुरू होती है, 2 से शुरू होता है और कहां तक रखी जाती है, जहां तक उनकी जमात न लग जाए, मीटिंग ना या फिर सभा न समझ ली जाए। जब तक जमात न लग जाए तब तक बातचीत हो सकता है, समझ गए। अब जमात लग गया तो फिर वो भाषण होगा, जमात अगर लग गया तो समझिए कि फिर क्या होगा, भाषण होगा। ठीक है। एडिसन का मत है, यानी कि एडिसन भी एक व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए परीक्षा में सवाल पूछता है
कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ऐसा किनका मत है? समझ गए ना, परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ऐसा किनका मत है? तो आपको बताना है कि ऐसा एडिसन का मत है। किनका? एडिसन का ऐसा मत है। समझ गए ना? तो एडिसन का कहना है, एडिसन का ऐसा मानना है कि असल जो बातचीत है ना वह दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो व्यक्ति आपस में खड़े हो ना तो असल बातचीत हो सकता है, अगर ज्यादा हो गए तो फिर वो बातचीत नहीं होता है। देखिए कह रहे हैं दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं ना तो दिल खोल करके बातचीत करते हैं, कुछ छुपा करके नहीं रखते हैं अंदर में, सब कुछ खोल देते हैं। लो भाई एकदम दिल खोल करके बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर उस दो व्यक्ति के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए ना तो टॉपिक चेंज कर देते हैं। अरे देखो देखो देखो, देखो फलानमा आ रहा है, बात बदल दे, बात बदल दे, बात बदल दे, यहां से फलानमा आ रहा है, बात सुन लेगा, किसी और को कह देगा। यानी कि असल जो बातचीत है ना वो दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, तीसरा अगर आ जाए तो बातचीत का मजा खत्म। समझ गए ना? यही कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। कह रहे हैं कि जब तीन व्यक्ति हो जाते हैं तब वह दो की बात कोसों दूर हो जाती है। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जब तक दो व्यक्ति के पास बात है तब तक तो ठीक है, अगर बात 6 व्यक्ति के पास पहुंचा तो फिर बात खुल जाएगा भाई। अगर आप किसी चीज को छिपा करके रखना चाहते हैं तो अपने अंदर रखिए। अगर हमसे भी कह दिए, हमसे भी कह दिए, हमसे भी कह दिए, हमसे भी कह दिए तो फिर बात खुल जाएगा। जैसे गांव की औरतों को आप लोग देखते होंगे, हम बार बार गांव की औरतों को के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि गांव की औरतें खराब होती है, हमारी भी माँ है, गांव की ही औरतें हैं। तो इसलिए इसको निगेटिव में नहीं लेना है, बस पढ़ा रहे हैं मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए हम इन सभी चीजों का एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप लोग का मनोरंजन हो जाए। समझ गए ना? अन्यथा सबकी माँ है, सबकी बहन है, सब लोग बराबर हैं। समझ गए ना? तो किसी को तकलीफ नहीं मानना है। गांव में अक्सर आप लोग देखते होंगे, कहा जाता है कि औरत के पेट में बात नहीं पचता है, ऐसा कहा जाता है। अब कितना सच्चाई है भाई, इस पर हम टिप्पा नहीं लगा रहे हैं। कहा जाता है कि औरत के पेट में बात नहीं पचता है, अगर औरत को कोई बात बताइएगा ना तो उजागर हो जाएगा। होता क्या है ना, अगर आप किसी औरत को बात बता दिए, किसी लेडीज को अगर आप बात बता दिए, वो कहेगी कि ठीक है, कसम खाते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, कसम खाते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। एक दिन वो चुप रह जाएगी, 2 दिन चुप रह जाएगी, 3 दिन चुप रह जाएगी, चौथा दिन एक औरत से मिलती है, दूसरी औरत से, उससे बोलेगी कि देखिए भाई ऐसा है, या फिर अगर गांव के भाषा में, देखा ऐसा है कि हम तो कसम खा ले लिए है कि हम कोई के बात ही बतेबे ना, लेकिन अपने भी कसम खा लेथिन कि हाँ कोई की बात ना बोलतथिन तो हम तोरा ही बात बता दे। समझ गए? कसम खा ले ली है, तू कसम खाला कि कोई के बात मत बताई है, लेकिन बात शेयर करबो जरूर। समझ गए ना? तो ऐसा होता है। समझ गए ना? एक औरत दूसरी महिला को कहेगी कि देखा भाई हम तो कसम खा ले लियो है, हम ये बात कोई के ना कहबो, लेकिन तू कसम खाला कि कोई के मत कहिए। अब वो औरत कहेगी कि ठीक है हो भाई, हम कसम खाइयो, हम काहे हम काहे कोई के कहबे भाई, हम नहीं कोई के कहबे, हमरा बता दा। अब वो औरत को विश्वास हो जाता है, वो बात को बता दी। पहले एक व्यक्ति के पास था, दूसरी को बताया, दो व्यक्ति के पास पहुंचा, अब तीसरी व्यक्ति के पास भी पहुंच गया है। ठीक है, अब जिस लेडीज को पता चला, जिस औरत को पता चला जो दूसरी औरत थी, वो किसी और औरत के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि देखा ना फलानमा के मैया हमरा से ऐसा ऐसा बात बोल रहे हल, लेकिन कसम दे दिल के है कि ये कोई के न बतावे के है। गाँव में ऐसी ना होता है? आप लोग बताइए एकदम सही सही। हमारा कसम दे दिल के है कि कोई के न बतावे के है, तब हम तो तोरा न बतावल चाहे थी, लेकिन तू अपन है ना, जे चलते बता दे रही है। अब तोरा से हम कोची छुपाइयो, तू अपना आदमी है भाई, घर के आदमी है, तो तोरा से का छुपावी हम। होता है ना? अब वो औरत उसको बता दी, अब वही औरत धीरे धीरे सबको ऐसे ही बोलेगी कि देखा पहले कसम खाला कि कोई के मत बताई है। कसम सबको खिलाया जा रहा है, लेकिन बात भी नहीं रखा जा रहा है, बात भी पचाया नहीं जा रहा है, बात भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। समझ गए? होता है ना? तो बालकृष्ण भट्ट जी यही कहते हैं कि जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो गई। देखिए हाँ कहां पर कह रहे थे, कहां पर लिखा गया था जी? हाँ देखिए लिखा है ना
6 कानों में यदि बात पड़ी तो बात खुल जाती है। कोई भी बात अगर छिपा करके रखना चाहते हैं, अगर जो 6 व्यक्ति को बोल दिए तो समझिए कि बात खुल गया, धीरे धीरे उसका प्रचार हो जाएगा, बढ़ जाएगा बात। समझ गए ना। कसम तो सबको खिलाया जाएगा कि देखा भाई तू अपन आदमी है तो हम कसम खिला करके बोली थी, कोई के मत बताइए, लेकिन वो अगला आदमी के कसम खिला देगी, फिर वो अगला आदमी के कसम, वो अगला आदमी के कसम, बात खुल जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब कह रहे हैं कि दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। अब बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो या तो टॉपिक बदल देंगे, बातचीत जो कर रहे थे ना सीधे टॉपिक बदल देंगे, अरे अरे फलानमा आ रहा से अगर वो अगर बात सुन ले को तो दोसर के कह देता हूँ, बात बदल दे, होता है ना। वहां से बात बदला गया, वहां से बात बदला गया, बात वहां से बदला जाता है। या फिर जो तीसरा आया है ना उसको मूर्ख समझ लिया जाता है, अरे वो तो मूर्ख आदमी है, वो थोड़े ना बात को समझ पाएगा, ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास सटा करके रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। अब देखिए कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि जैसे गर्म पानी और एक ठंडा पानी को सटा करके रखा जाए ना तो गर्म का भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ठंड का भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। उसी तरीके से कह रहे हैं कि जब गर्म दूध और ठंडे पानी को 2 बर्तन पास पास सटा करके रखे जाएं, पानी ले आइए ना वहां से बोतल में, वो बोतल है। बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास सटा करके रख दिए जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है। अगर ठंडा पानी के बगल में गर्म दूध रखिएगा तो गर्म दूध क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। देखिए है ना कभी कभी अगर ज्यादा गर्म दूध रहता है ना तो उसको ठंडे पानी में बर्तन को डुबा करके रख दिया जाता है, कुछ देर में दूध ठंडा हो जाता है। समझ गए। और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी अगर पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। अगर 2 आदमी पास में बैठा हो ना तो एक आदमी अगर किसी बात को कितनों छुपा करके रख ले है तो 2-4-10% तो बात खोलिए देगा। 100% भले ना खोले लेकिन 1-2-4% 10% तो बात खुल ही जाता है। समझ गए ना। चलिए चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होता होगा। बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं ना कि अगर 2 व्यक्ति एक साथ बैठा हुआ है, अगर कुछ बातचीत भी ना करे ना फिर भी एक व्यक्ति का असर दूसरे पर पड़ने लगता है, और अगर बातचीत कर ले तब कितना असर पड़ेगा आप सोच करके देख सकते हैं। समझ गए ना। तब कितना असर पड़ेगा आप सोच करके देख सकते हैं। क्या है, पानी लाइए ना उसमें। टेंथ वाला। क्या बोला, ठीक हो जाएगा। हाँ तो हम क्या बता रहे थे आपको कि अगर 2 लोग एक साथ बैठे भी रहे ना तो एक का असर दूसरे पर पड़ जाता है। वैसे ही अगर बातचीत करें तो उसका और ज्यादा असर पड़ता है। हाँ देखिए बातचीत में कितना अधिक असर होगा इसे कौन न स्वीकार करेगा। अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। एक त्रिभुज देखे होंगे ना, उसमें 3 कोण होता है। वैसे ही अगर बातचीत में 3 व्यक्ति अगर जुड़ जाएं तो एक वहां पर भी क्या बन जाता है, त्रिकोण बन जाता है। समझ गए। हाँ, टारगेट बोर्ड ऐप का लिंक सर, प्ले स्टोर में जाइए ना, टारगेट बोर्ड सर्च करिए, सबसे ऊपर में एप्लीकेशन आ जाएगा।
प्ले स्टोर में जाइए, टारगेट बोर्ड सर्च करिए, सबसे ऊपर में एप्लीकेशन आ जाएगा। और अगर 11th का अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो अभी से ही पढ़ लीजिए, फिर पीछा हो जाइएगा, 12th में बहुत दिक्कत होगा, समझ गए ना। और 10th जैसा 12th नहीं है कि अंग्रेजी आपको नेसेसरी नहीं है, वहां नंबर जुटेगा, समझ गए ना। तो इसलिए अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, 11th में थोड़ा बेस बनेगा, 12th में और ज्यादा बन जाएगा, फिर आपका नंबर पूरा पूरा आ जाएगा। तो जाइए टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इसका भी नोट्स हम एप्लीकेशन पर ही डाल देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ क्या कह रहे थे, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक क्या बन गया हो, त्रिकोण सा बन जाता है। कह रहे हैं कि तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानी इस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है, जो बातचीत में की गई वह मानो अनूठी में नग की जड़ होती है। यानी कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि जब 3 व्यक्ति साथ में होते हैं तो बातचीत तो वहां पर भी होता है, लेकिन जिस तरीके से एक अंगूठी में नग होता है ना, उसी तरीके से समझिए कि 2 लोगों के बीच में जब तीसरा व्यक्ति आ जाए ना, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, समझ गए। और जब 4 आदमी आ जाए, अब देखिए बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि 3 आदमी आ गया तब तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया, जब 4 आदमी हुए तब बेतकुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है, खुल के बातें ना होंगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी और संजीदगी के लक्ष्य होगी। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि अगर 3 व्यक्ति हो ना तब तो ढंग से बातचीत नहीं होता है, अगर 4 व्यक्ति आ जाएं तो वहां पर तो सिर्फ बातचीत होगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ होगा कि चलो भाई फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, बातचीत भी हो रहा है, समझ गए, इस प्रकार का है। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। अब देखिए क्वेश्चन यहां से भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 4 व्यक्तियों से अधिक की बातचीत को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 4 व्यक्ति से अधिक बातचीत कर रहे हैं ना तो उनको क्या कहा जाता है, राम रमोवल। राम रमोवल कहने का मतलब हो गया कि जिसका कोई अर्थ ही न रहे, बातचीत तो हो रहा है लेकिन कोई अर्थ ना हो, जो मन में आया सो बोले जा रहे हैं, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। अब देखिए बातचीत के दौरान यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि जब दो बूढ़े व्यक्ति एक साथ बैठते हैं तो उनकी जो बातचीत होती है ना, वो किस चीज पर होती है, शिकायत पर। कौन चीज के शिकायत पर भाई, तो जमाने की शिकायत पर। देखिएगा, जब 2 बूढ़े व्यक्ति एक साथ बैठेंगे ना तो बात करेंगे, अरे हम जब जवानी में थे तो एकदम गए थे वहां पर राइफल ले करके, अरे उसको मारने ही वाले थे, तब तक उधर से आ गया लाठी लेकर के, और क्या कहें पीछे से हमको मार दिया एक लाठी, हम गिर गए। बड़ा बढ़िया आदमी था, बड़ा वो तो मार दिया पीछे से, बड़ा खराब आदमी था, फलना सीन। अरे पहलवान आदमी थे एकदम, वो तो एकदम पहलवान आदमी थे, शेर से लड़ गए थे। इस प्रकार की बातें होती हैं, समझ गए ना, इस प्रकार की बातें होती हैं। यानी कि 2 बूढ़ों के बातचीत में जो बात होती है ना, 2 बूढ़ों के बीच जो बातचीत होती है वो जमाने की शिकायत पर बात होती है। अपने जमाने की बात करेंगे कि जब हम लइकाई में थे, जब हम जवानी में थे, तब हम ऐसा थे, तब हम एकदम शेर शाह सूरी के चचा थे, समझ गए ना, इस प्रकार की बातचीत होती है। चलिए, उबे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं कि जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। देखिएगा, एक चीज आप लोग फेस करिएगा, अपने आसपास के अगर कोई बुजुर्ग हैं, कोई बूढ़े व्यक्ति हैं जिनका उम्र अगर 60, 70, 80 साल हो गया है, उनके पास जाइएगा और बोलिएगा कि कुछ अपन जमाना के जरिए एक आध 2 कहानी सुनावा ना, 1-2 जरा कहानी सुनाइए अपना जमाना के। वो कहानी सुनाना शुरू करेंगे ना तो 2-4 सच रहेगा तो उसमें 10 झूठ रहेगा। इसी चीज को बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि वो बाबा जो है ना, वो आदम के समय की ऐसी दास्तान सुनाएंगे। आदम मतलब होता है आदिकाल, आदिकाल आदि मानव का समय। एक यहाँ पर मतलब कि इस तरीके से व्यंग किया गया है कि बाबा जो है वो आदम के समय की ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि जिसमें 4 सच होगा तो 10 झूठ होगा, समझ गए। कहेंगे कि अरे हम तो जवानी में इतना ताकतवर थे ना, एक लाठी मार देते थे ना तो 2-3 आदमी गिर जाता था, पानी को टंकी को तो ऐसे फान जाते थे। अरे बुढ़ारी आ गया भाई, शरीर अब थक गया, जवानी में हम कुछ समझते थे, 1 क्विंटल उठा लेते थे एक हाथ से जी, समझ गए ना। मतलब आधा सच आधा झूठ, ज्यादा झूठे रहता है, समझ गए। इस प्रकार की बातें होती है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीच जाने पर भी अंत न होगा। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि बुजुर्ग जो आदमी होते हैं ना, जो बूढ़े आदमी होते हैं,
उनका बस एक बार बातचीत का घोड़ा छूट जाए, वो घोड़ा फिर पकड़ाता नहीं है। अगर एक बार बातचीत का घोड़ा छूट गया, कहने का मतलब कि अगर एक बार बातचीत शुरू हो गया तो जल्दी खत्म नहीं होगा। गर्मी का दिन आ रहा है ना, देखिएगा गर्मी के दिन में क्या होता है कि 10 लोग मिल गए, एक दलान पर एकदम आराम से बैठ गए, एकदम चबूतरा पर गमछी बिछा लेंगे, ताश लाओ जी, 4 आदमी मिल जाएंगे और 4 आदमी मिल करके ताश खेलना शुरू, लो एकदम नहले पर दहला, समझ गए। अब वो 4 आदमी ताश खेलेंगे ना, तो चारों तरफ से 10 आदमी घेर के बैठल रहेगा, समझ गए। 4 आदमी ताश खेल रहा है, 10 आदमी घेर के बैठल है चबूतरा पर। लोगों को क्या हो रहा है भाई, लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, समझ गए। अब 10 आदमी घेर के बैठा है, अरे अरे दहलाता, समझ गए ना। तो इस प्रकार से बातचीत होती है। तो वहीं यहां पर कह रहे हैं कि अगर बुजुर्ग व्यक्तियों का बातचीत का घोड़ा अगर एक बार छूट गया तो समझिए कि पहर बीत जाएगा, लेकिन उसका अंत नहीं होगा। सुबह से बैठेगा तो शाम कर देगा, लेकिन उसका अंत नहीं होने वाला है। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। यानी कि अगर बुजुर्ग लोग आपस में बातचीत करेंगे ना, तो आजकल के जो नौजवान हैं उनका बुराई करेंगे। अरे आजकल के लड़कमन के ना देखो, जींस पहन लेते हो, फटल जींस पहन तो कहते हो कि ये फैशन है। अरे हमने बड़ी बढ़िया हाले भाई, धोती कुर्ता आराम से पहन करके कहीं पर निकल जा, नहाहू के है तो धोती अपना पहन के नहाला, फिर धोती के आधा घंटा पसार द, सूख गेलो हो गेलो काम। इस प्रकार के बातचीत होता है ना। तो प्यारे बच्चों, प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति का बात होगा और अनुमोदन और इस समय के जो लायक नौजवान है ना उनकी निंदा की बातचीत होगा कि अरे आजकल के लड़कन के पास दम रहा कुछ है, खाए पिए पर ना ध्यान दे है, समझ गए ना। अभी जब 2 क्रिकेट के फैन बैठेंगे ना एक साथ, आईपीएल की चर्चा करेंगे, ये जीत गया, वो जीत गया, चेन्नई सुपर किंग आज मार दिया छक्का, एकदम इधर से उधर हो गया, एकदम पूरा आईपीएल को बदल करके रख दिया, पलड़ा भारी कर दिया, मुंबई इंडियंस आज ऐसे कर दिया, जी कर दिया, वो कर दिया, एकदम आज तो जीत गया, एकदम भारत को उत्तर से दक्षिण कर दिया, पूरब से पश्चिम कर दिया, समझ गए ना। इस प्रकार की बातें होती है। और पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव का, हाँ, जीव पर चर्चा करेंगे। जो पढ़े लिखे हुए हैं ना वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा वाला बातचीत करते हैं। अपनी लियायत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे नेक अक्कन पे, हाँ, अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। तो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। यानी कि अगर 2 सहेली बातचीत कर रहे हैं, 2 लड़कियां अगर आपस में बातचीत कर रही है, तो मानिए कि वहां पर रस का समुद्र निकल रहा है। लड़की का तो बातचीत खत्म नहीं होता है, लड़की का बातचीत नहीं खत्म होगा। तू आज का बनैली हल बहिन, तू आज का कहली हल, ये आज हम पहनले जो बढ़िया लग रहे है, कल हम जो पहनलिए जो अच्छा लगले हल, अरे 5 रोज पहले जो पियरका जो हम पहनलिए जो अच्छा लगले हल। इस प्रकार से बातचीत होते रहता है, समझ गए ना। तो अगर 2 लड़कियां, 2 सहेलियां आपस में बातचीत करें तो वहां पर खत्म ही नहीं होता है। 2 सहेलियां अगर बातचीत करें ना तो वहां पर मानो कि एकदम रस का समुद्र निकल रहा है भाई, एकदम रस निकल रहा है, समझ गए ना। तो वह कह रहे हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। हम नहीं कुछ कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं ना हम बस समझा रहे हैं, तब बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने की कभी भाग्य लड़ा हो। यानी कह रहे हैं कि कौन सा रस निकलता है बातचीत करने में, इस रस का स्वाद उन्हीं से पूछिए जो कभी बातचीत ना किए हो और कभी कभी लंबा बातचीत किए हो। उनसे जरा उनका रस पूछ लीजिए, कहेंगे कि वाह क्या बात है, समझ गए ना। इस प्रकार की बातें होती है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई होती है। अब देखिए यहां पर बिल्कुल सही सही बात बोले हैं बालकृष्ण भट्ट। अब कह रहे हैं कि अगर 2 बूढ़ी, 2 बुजुर्ग महिला अगर एक साथ बैठ करके बातचीत करे तो वहां पर ज्यादा बात होगा बहू और बेटी का, समझ गए ना। ज्यादा बात बहू बेटी का होगा। अरे हमारी पुतोह जो है ना 1 नंबर के बिगड़ल है, हमारी बेटी एकदम बढ़िया है। अब बेटी जिस घर में गई है कहीं ना कहीं तो पुतोह बन करके गई है, अब उस घर के लिए वो पुतोह खराब है, उसकी बेटी फिर बढ़िया है। बेटी सबकी अच्छी होती है, पुतोह सबकी खराब होती है, समझ गए ना। ऐसा होता है हमारे बिहार में, भारत में भी होता है। बेटी सबकी अच्छी है,
पुतोह सबका खराब है, तो सोचना चाहिए ना कि वही बेटी कहीं ना कहीं पुतोह बनती है, वही बेटी कहीं ना कहीं पुतोह बनती है ना। बताइए, अपना माँ बाप सबको अच्छा लगता है, सास ससुर सबको खराब लगता है, होता है ना। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना होता है। तो दो बुढ़ियों की अगर बातचीत होती है ना, तो बहू बेटी वाली होती है, अपनी बहू या बेटियों का मिला सिकवा होगा, समझ गए ना, जो भी सिकवा शिकायत होगा ना, जब दो बेटी बहू एक साथ, हाँ, जब दो बूढ़ी महिला एक साथ बैठेगी ना, तो वही बातचीत होगा। अब ये चीज लिखा गया है, अब कितना सच्चाई है कितना झूठ है भाई, इस पर हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे। जो चीज किताब में लिखा गया है वो हमें पढ़ा देना है, समझ गए। चलिए, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी, समझ गए ना। देखिएगा, जब दो बुजुर्ग महिला एक साथ बैठ करके बातचीत करेंगी तो क्या होगा, बातचीत करते 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 एकदम एगो टुकना, एगो इतना सा टुकना ले लेगी, दांत को ऐसे खोद रही है, आराम से बातचीत करे, लग रहा है कि जैसे तीनों त्रिलोक का सुख मिल, एकदम तीनों त्रिलोक का सुख प्राप्त हो रहा है, समझ गए ना। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुई तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले, समझ गए। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अगुण का कथोकथन होता है। यानी कि जब दो विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, किसी का गुण के बारे में बखान करेंगे, अरे देखो ना यार, वो जो रणधीर है ना, पढ़ने में बहुत तेज है, पता नहीं कैसे पढ़ता है। आप लोग बोलते हैं ना, और वो तो पढ़ने में कमजोर है, वो तो ज्यादा तेज नहीं है। इस प्रकार की बातें होती हैं दो विद्यार्थी के बीच में, समझ गए। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ न गिनेगा। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, हमारे सामने कोई अब नहीं है, हम तो पढ़ने में बहुत तेज है ना, हमारे सामने अब कोई नहीं है। तो वह क्या होता है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को नहीं गिनता है। वह सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। अब जो बच्चा सुस्त है, एकदम देह गिरेले रहता है, 24 घंटा ऐसे कैले रहता है, एकदम बोदा लड़का है, वह क्या करेगा, पूरा स्कूल को एकदम अपना गुरु समझ लेता है। अरे भाई, सब क्या, हमारा तो सब गुरु ही है, समझ गए ना, समझ गए। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बहतकही होती है, समझ गए। हमारे देश में क्या होता है, अगर दो अशिक्षित लोग हैं ना, तो उनके बीच में बतकही होती है, बाताबाती होता है, इधरों से गाली दे रहा है, उधरों से गाली दे रहा है, एकदम 10 खानदान पीछे का कट देता है पूरा। अगर कोई अनपढ़ लोग है ना, तो देखिएगा, अगर अनपढ़ लोगों के बीच में अगर जो लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, वर्तमान का बात कम होगा, भूत का बात ज्यादा होगा। तुम्हारा ऐसा था, तुम्हारा खानदान ऐसा था, तुम्हारा खानदान ऐसा था, ये सब बात ज्यादा होता है, समझ गए ना। अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचबई होकर दोनों में विवाह संबंधी कुछ बातचीत करते हैं। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि अगर किसी लड़का लड़की का बातचीत करना हो शादी के लिए, तो दो लोग जाते हैं भाई और बिचकही, जिसको बिचमान बोलते हैं, कि देखिए भाई ये बिचमान है, ये पंच है। वो क्या करते हैं, जाते हैं, बातचीत करते हैं, और तब जाकर के क्या होता है, दोनों के बीच में बातचीत होता है, और तब जाकर के शादी ब्याह संपन्न होता है, समझ गए। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है। यानी कि जब दो परिवार वालों के बीच में बातचीत हो जाता है शादी ब्याह को लेकर के, तब उस दिन के बाद से यह कन्फर्म गली मोहल्ले वालों को बता दिया जाता है कि देखिए भाई, इस अमुक की लड़की, यानी कि कह सकते हैं कि फलनमा के लड़की और चिलनमा के लड़का, दोनों का बीच शादी तय हो गया है, समझ गए ना। अरे इसका लड़की है, उसका लड़का है, दोनों का शादी तय हो गया है, समझ गए। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चूड़ी खाने की बातचीत भी निराली होती है, निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है, समझ गए। अब देखिएगा, यूरोप के लोगों में बात करने का एक अलग ही हुनर होता है। अब कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि जो यूरोप के लोग होते हैं, यूरोपीय जो लोग होते हैं, उनमें बातचीत करने का हुनर बड़ा बेजोड़ होता है, बड़ा बढ़िया बातचीत करने का हुनर होता है। और उस हुनर को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, बातचीत करने की कला। आर्ट मतलब कला, समझ गए ना। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की जो ओरिजिनल कला है, वह किसके पास है, यूरोप वालों के पास है।
यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इनकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि यूरोप के लोग जब बातचीत करते हैं ना, तो उस बातचीत को सुन करके कान को बड़ा आनंद मिलता है। सुखद गोष्ठी इसी का नाम है, सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, परन रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर क्या कहा गया बरकते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यानी कि जो चतुर होते हैं, जो सियाने होते हैं, जिनके पास थोड़ी सूझबूझ होती है, नॉलेज होती है, वो बड़ी चतुराई के साथ अपनी बातचीत को रखते हैं कि हम बोल भी दें और सामने वाले को पता भी न चले। समझ गए ना, बहुत चतुराई के साथ बातचीत को रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। देखते हैं कभी कभी अगर मुर्गा और बटेर के बीच में लड़ाई हो गया तो पूरा एकदम झपटा झपटी होता है। समझ गए ना, वैसे ही कुछ लोगों के बीच में जब बातचीत होता है तो ऐसे ही झपटा झपटी होता है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश में बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। दो पंडित को अगर एक साथ बिठा दिया जाए, दोनों अपना आपके तो सोचेंगे कि हम विद्वाने हैं, जितना जानकारी हमको है उतना कोई नहीं है, बड़ा हम जानकार पंडित जी हैं। तो अगर दो पंडित जी को एक साथ बिठा दिया जाए तो उनके बीच में ना मुर्गा और बटेर वाली लड़ाई हो जाती है। समझ गए, मुर्गा और बटेर वाली लड़ाई हो जाती है। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। यानी कि आज जो बड़े बड़े कंपनियों को आप लोग देख रहे हैं ना, कभी किसी दो चार दोस्त मिलकर के बातचीत किए, शुरू कर दिया, आज बड़ा कंपनी बन गया। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी। यानी कि दो चार लोग बातचीत किए, भाई आज कंपनी इतना बढ़ गया कि अब हजारों मनुष्य का उनसे क्या चल रहा है, जीविका चल रहा है, और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदेशी से खाली न होगी। यानी कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि जो 25 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, जाहिर सी बात है कि जब वो बातचीत करते होंगे तो कुछ बढ़िया बातचीत करते होंगे, कुछ सार्थक, कुछ सारगर्भित बातचीत करते होंगे। या हाँ, ऐसा किनको मानना है? तो ऐसा मानना है बालकृष्ण भट्ट जी का कि 25 से ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जो 25 साल से ऊपर वाले, उनकी बातचीत थोड़ी अच्छी होती है, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। यानी कि जो व्यक्ति 25 साल से नीचे के होते हैं ना, उनकी बातचीत में आप देखेंगे ना कि वो अनुभव नहीं आपको झलकेगा, वो अनुभव आपको नहीं दिखेगा। समझ गए ना सर? एक बार कॉल कीजिए प्लीज सर जी। अगर कॉल करना हो तो हमारा नंबर दिया गया है ना, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे स्टाफ से बातचीत हो जाएगी आपको, और उसके बाद जो भी समस्या रहेगा आप बोल दीजिएगा, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि 25 से नीचे वाले व्यक्ति के पास ना अनुभव नहीं होता है, दूरदर्शिता नहीं होता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिलबहाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसमें 10 गुनी बढ़ी चढ़ी दिखती है। यानी कि 25 से नीचे वाला के पास अनुभव बहुत कम रहता है, अनुभव के साथ भले कम बातचीत करेंगे, लेकिन उनकी आवाज में मिठास होता है। जैसे एक बच्चा का आवाज सुनिएगा ना तो लगेगा कि बड़ा मीठा आवाज निकलता है, तो उनकी आवाज में क्या होता है, एक अलग तरह का मिठास होता है। तो यही चीज बोला गया है। समझ गए? अब ज्यादा नहीं है, बिल्कुल अब खत्म होने वाला है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बात आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह का संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर के दूसरे को कृतार्थ कर दें। पर यह सबको दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती है। यानी कि यह समाज ऐसा है ना, यह दुनिया ऐसा है कि अगर किसी से आप बातचीत कर रहे हैं ना तो उसके बारे में तुरंत रसाभास हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा कौन व्यक्ति कैसा है। यह जो चैप्टर है एक तरीके का निबंध है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि आपको समझ में आए। बाकी दूसरा चैप्टर जो है, उसने कहा था लहना सिंह, कीरत सिंह सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, वहां पर आपको बहुत मजा आएगा। समझ गए ना? तो दूसरा नंबर चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है
सुनने में भी अच्छा लगेगा। दूसरा नंबर चैप्टर बहुत लाजवाब है, ठीक है, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, समझ गए ना। यानी कि कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, अगर उनको थोड़ा सा भी कमी दिख गया ना तो वो कहेंगे कि शिष्टाचार में भाई त्रुटि रह गई। या फिर अगर हम किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले अगर बिना बुलाए जाते हैं तो वो चीज अनादर होगा। ऐसे भी कहा जाता है कि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको संस्कृत में हम 10th क्लास में पढ़ाए थे। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हो गया। यानी कि एक तो बिना बुलाए किसी के पास चल गए तो सबसे बड़ा गलती आप वहां पर कर दिए। जो मन में सोच करके गए थे कि हमारा इतना सत्कार होगा, हमारा इतना आदर होगा, अगर वो चीज नहीं हुआ तो मन में और ज्यादा तकलीफ होता है। देखो ना भाई, ऐबो किए, आए भी और मान सम्मान भी नहीं मिला, तो वहां पर और ज्यादा तकलीफ हो जाता है, ठीक है ना। एक दूसरे प्रकार का एक नया घाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अब दूसरों से बातचीत करिएगा तो क्या दूसरों को हमारी बातें अच्छी लगेगी या फिर हमारी बातों से दूसरों को तकलीफ हो जाएंगी, यह कौन जानता है। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम इस तरीके का एक पैटर्न डेवलप करें कि हम खुद से बातचीत करें। जो भी बातचीत करना हो ना हम खुद से करें, जो सुख दुख हो ना हम खुद में अपना बातचीत कर लें, वह सबसे बढ़िया है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण नए संग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति खुद से बातचीत करता है, जैसे आप लोग अपने आप में, कोई बच्चा होता है अपने आप में बोलता है हम एक कर सकते हैं, अब की बार ना हमको टॉपर बनना है, एकदम 470 नंबर प्लस तो लाना ही लाना है। यहां पर दूसरों से बातचीत नहीं हो रही है, अपने से बातचीत हो रही है, अपनी मनोवृत्ति से बातचीत हो रही है, समझ गए ना। तो अपनों में जो बातचीत किया जाता है ना वो सबसे बेहतर होता है, ठीक है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिखलावा है, हाँ क्या कम दिलबहाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी हुई 16वीं साल तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिनका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। वर्षों के अभ्यास के बाद भी यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर का अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अगर वर्षों की तपस्या के बाद, वर्षों परिश्रम करने के बाद अगर हम अपने आप से बातचीत करते हैं, अगर अपने आप से बातचीत कर ले तो समझिए कि वो क्या है, अहोभाग्य है, ठीक है। क्या है, अहोभाग्य है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा क्या, हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं ना कि जीवा एकदम स्वतंत्र है, कब जिह्वा से क्या बात निकल जाएगा, दूसरे को तकलीफ लग जाएगा, कोई नहीं जानता है। तो हमारी जिह्वा एकदम स्वतंत्र है, समझ गए। तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। यानी कि कह रहे हैं ना कि जीव कभी कभी सार्थक भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि जहां पर युद्ध से बातचीत नहीं हो सकता है ना, वहां पर बात से बातचीत हो जाता है। जहां पर किसी चीज को युद्ध से नहीं जीता जा सकता है वहां पर बात से भी जीत लिया जाता है, तो कभी कभी सार्थक भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अवाक रह करके अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र शोपन है। तो कुल मिलाकर के यह चैप्टर बातचीत पर ही आधारित था और इसका निष्कर्ष यह निकला कि अगर हम लोग किसी दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो वह बातचीत बेहतर नहीं है। कुल मिलाकर के लेखक का या निबंधकार जो है, लेखक है, उनका जो कहना है कि अपने आप में बातचीत करने का तरीका डेवलप करना चाहिए ताकि हम खुद से बातचीत कर सकें, अपने आप से बातचीत कर सकें, समझ गए। जो अपने आप से बातचीत होगा ना उससे आपकी अंदर की शक्ति बढ़ेगी, दूसरे को तकलीफ भी नहीं होगी। तो इसलिए अपने आप में बातचीत करिए तो वो ज्यादा बेहतर है, समझ गए। और इसके अलावा जो बच्चे आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आर्ट्स का कोर्स लॉन्च हो गया है, आप लोग जाकर के परचेज कर सकते हैं। टारगेट बोर्ड ऐप पर जो बच्चे आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं ना तो जाकर के जल्दी से आर्ट्स का बैच परचेज कर लीजिए, समझ गए। आर्ट्स का बैच आप लोग फटाफट से जाकर के परचेज कर लीजिए, क्लास आपका 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। आर्ट्स जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, साइंस वालों के लिए भी हम प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास यहीं तक रहेगा। अब कल हम आपको इस चैप्टर का पूरा प्रश्नोत्तर कवर करा देंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर कवर कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से एकदम समझा समझा करके बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक। क्लास को हम बहुत ज्यादा कोशिश किए कि मनोरंजन बना दें, और बहुत हद तक मनोरंजन बनाए भी, आप लोग को हंसते हंसाते क्लास करवा दिए, पता भी नहीं चला। इसी तरीके से हम आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, जहां तक भी हमसे संभव हो पाएगा आपको हम हंसाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एकदम जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।